इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता है, तो ऐसे में 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मेरे पास रूट क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमरेटर में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम इन 3 स्पेशल इंटीग्रल्स को यूज करेंगे। अब देखिए, पहले तो मुझे ये 3 स्पेशल इंटीग्रल्स अच्छे से याद होने चाहिए। रटने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसको लॉजिकली याद रखेंगे तो आसान रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि कौन से 3 टाइप के इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अंडर रूट है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक बारी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, एक बारी ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव। तो ये 3 टाइप के इंटीग्रल्स के अंदर देखिए, याद रखने का तरीका कि ये तीनों इंटीग्रल्स अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर तो आएंगे ही, उनके साथ एक्स बाय 2 भी आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 सब में है, 2 में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव। नेगेटिव किस में है? जिसमें ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए, 2 में लॉग है, एक में साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स वाला आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। ये टाइप आपको याद दिलाती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स होती है। तो ये इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसमें साइन इनवर्स एक्स बाय ए वाली टाइप लगेगी, और वहीं बाकी दोनों में लॉग लॉग लगेगा, और साथ में जो इंटीग्रल है वो तो आएगा ही, एक्स प्लस दोनों में एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में सीधा सीधा मुझे देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि इसका आंसर लॉग की टर्म्स में तो आना ही है, और साथ में इंटीग्रल के साथ एक्स बाय 2 होना चाहिए। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका आंसर है। इसमें लॉग नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें इसके साथ एक्स स्क्वायर बाय 2 है, वो तो होता ही नहीं है, और यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो आप बात समझ रहे हैं। अगर आपके फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। वहीं ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर द रूट होता, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको √2x का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, जिसमें हम √2x को t पुट कर लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बस 1/√2 आपका बाहर एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी अंदर t की जगह वापस √2x पुट कर दिया जाएगा। और वहीं अगर ये क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको वन ऑफ द टाइप्स में रिड्यूस करना होता तो कैसे होगा, ये हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ना, कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन जब करनी होती है, वैसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बना करके इनमें से किसी एक टाइप में रिड्यूस किया जाता है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। इनको याद कैसे रखना है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं है कि मैं इनमें से किसी एक टाइप में रिड्यूस करूंगा, मेरी चॉइस है, नहीं, ये तो मुझे देखना होगा ना कि इनमें से ये किसी एक टाइप में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है, आप सिंपली इसको ए स्क्वायर मानिए, उसके बाद यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये ए माना हुआ है, बी कितना हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा, उसका हाफ कर लीजिए, यानी 8 का हाफ हुआ 4, ये हमारा बन गया 2ab। ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्ट 8x आएगा। अब जो b हमने क्रिएट कर लिया है उसका स्क्वायर ऐड करिए और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। +7 जो यहाँ पर है वो रख दीजिए एज इट इज। इसमें ये जो पूरा पार्ट है ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये बाकी क्या बचा, -16 + 7 यानी -9। ओके, अब इस -9 को आप चाहें तो यहाँ पर 3 स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, अब देखिए, ये रिड्यूस हो गया हमारा किस टाइप में, टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला टाइप में रिड्यूस हो गया ये। ओके, वेयर टी इज ऑफ कोर्स व्हाट, टी को हमने रखा x-4, यानी इसको अगर हम t पुट करते हैं तो dx और dt यहाँ पर इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन मैं सीधे सीधे ये फॉर्मूले को यूज करके बता सकता हूँ कि ये हो जाएगी t/2, ओके, अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले तो 9 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2 लॉग ऑफ टी, एक्स की जगह टी है ना, प्लस अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, मेरे को तो x के टर्म्स में से लेकर के आना है। t कितना है जी, x-4, तो ये पुट करा x-4 डिवाइड बाय 2, ये t स्क्वायर माइनस 9 एक्चुअली में कहाँ से आया है, ये t स्क्वायर माइनस 9 यहीं से तो शुरुआत हुई थी, यहाँ से लेकर के तुम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये एक्चुअली में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ही तो हो जाएगा। ठीक है, और ये 9/2 एज इट इज लॉग ऑफ, और इस t की जगह आ गया x-4 प्लस अंडर द रूट सेम जो हमारा क्वाड्रेटिक हमें दे रखा है। That's it. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन इनमें से डी करेक्ट हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मेजर डिफरेंस होता है ये लिमिट्स का, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका एक यूनिक
आंसर आता है। जबकि इनडेफिनिट में आप जानते हैं प्लस सी भी हम लगा दिया करते हैं, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब हर आंसर जो है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से डिफर कर सकता है सेम फंक्शन का। ओके, अब इसमें प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो भी यहाँ पर प्लस सी रहने वाला है, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी यहाँ पर प्लस सी रहने वाला है, और इस माइनस की वजह से ये माइनस सी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें फंक्शन जो इंटीग्रेट करके आया है उसमें अपर लिमिट पुट करनी है और उसमें से माइनस कर देनी है लोअर लिमिट की वैल्यू। समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये तो सीधा सीधा हम जानते हैं dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है। ठीक है, प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें अब मुझे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट √3 पुट करनी है। तो पहले अपर लिमिट पुट करता हूं, मुझे मिलता है tan इनवर्स √3, उसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x पुट करते हैं tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 हम जानते हैं 60 डिग्री यानी π/3 होता है, और tan इनवर्स 1 यानी π/4 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है π/12। तो मेरा आंसर डी करेक्ट हो गया। इस इंटीग्रल को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, जहां पर सीधा सीधा अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहता हूं तो मुझे इसमें से 9 बाहर निकालना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 रखते हैं ना, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइप क्या बन जाएगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट्स एज इट इज है 0 to 2/3। अब देखिए ये कुछ वैसी ही टाइप हो गई है ना जो हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a बोले तो 2/3 है यहाँ पर, और tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है। x अपॉन करेंगे 2/3 यानी ऊपर जाकर वो 3/2 हो गया। बस इसमें अब हमें लिमिट लगा देनी है 0 to 2/3। कांस्टेंट जो है उसको आप बेशक बाहर निकाल लीजिए, तो ये तो बेसिकली 1/6 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह 2/3 पुट करता हूँ, 3/2 पहले से है तो मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया, माइनस अब 0 पुट किया x की जगह पर तो कितना हो गया, 0 into 3/2 0। अब ये हो गया 1/6। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, ये तो 0 ही होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/24। दैट मींस मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं इसको एक दूसरे तरीके से, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं इसके अंदर। क्या करना होगा, देखिए इसको मैं यहीं से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब 2² प्लस 3x का होल स्क्वायर कर दिया, 9x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं ना। अब देखिए इससे क्या हुआ कि 3x को हम यहाँ पर t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ना, क्योंकि मुझे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना ही है। अब 3x को t पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स dt अपॉन 3। तो मेरा इंटीग्रल जो है रिड्यूस हो जाएगा dt अपॉन 3 यानी 1/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये हो गया 2² प्लस t²। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो हमें ये वाली लिमिट्स भी चेंज करनी होती है। डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज ये लिमिट्स जो हमें दे रखी हैं वो x के रिस्पेक्ट में दे रखी हैं, t के लिए नहीं दे रखी। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t विल आल्सो बी 0। और जब x की वैल्यू 2/3 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t विल अप्रोच टू 2/3 into 3 मींस 2। तो इसका मतलब हमारी लिमिट्स जो हो गई, नई लिमिट्स जो हम लगाएंगे वो 0 to 2 लगाएंगे t के ऊपर। बस तो अब आप देखिए क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 1/a tan इनवर्स x यहाँ पर t है, t/2। इसमें लिमिट्स लगानी होंगी 0 to 2, और ये कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 हो गया, और इसमें लिमिट्स लगाते हैं, पहले 2 लगाएंगे, 2/2 1 हुआ, माइनस 0 लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 हो गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल वही आंसर आ गया जो पिछले मेथड में भी देखा था हमने। तो ये π/4 माइनस 0 हुआ, ये π/4 इंटू 1/6 विल गिव मी π/24। ऑफ कोर्स आंसर तो सेम ही आना चाहिए हमारा। तो ये दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि छोटे क्वेश्चंस हो तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, बड़े क्वेश्चन में ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन जरूर लगाइएगा। दूसरा, आपको लिमिट्स चेंज करना नहीं भूलना है। दिस इज वन ऑफ दोज स्पेशल क्वेश्चंस जो आपको थोड़े से याद रखने पड़ते हैं। क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं x माइनस एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा। x में से एक्स क्यूब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/x², ठीक है, माइनस एक्स क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, और होल पावर 1/3 चल रही है इसकी भी और एक्स क्यूब की भी, ठीक है ना। ओके, अब ये लिमिट्स को अभी हमने ऑफ कोर्स कुछ नहीं किया है, ये तो एज इट इज रहने वाली हैं फिलहाल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं x³ और 1/3 इसको अलग कर रहा हूं, तो ये x बन जाएगा और अंदर बचेगा 1/x² माइनस 1 होल पावर 1/3। ठीक है जी। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ हमें, ये x इसको x³ बना देगा, और ये x³ बनते ही अगर आपको क्लिक कर गया है कि हमें यहाँ पर अब 1/x² माइनस 1 को t पुट करना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1/x² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, -2 है ना, ये x की पावर
यानी -2x⁻³ dx इक्वल्स टू dt। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इसका देखिए अगेन क्या बेनिफिट मिला, dx/x³ लिख सकता हूँ इसको मैं, और इस -2 को आप इधर ले जाइए तो ये बन गया -dt/2। ये हमने क्यों किया, बिकॉज मेरे पास dx/x³ अवेलेबल है ना इंटीग्रल में, तो ये इंटीग्रल रिड्यूस हो गया। देखिए लिमिट्स अभी मैं चेंज करूंगा ऑफ कोर्स, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको अभी चेंज करते हैं। ये तो बन गया आपका t⁻1/3 और नीचे आ गया ये dt/-2। आप बात समझ गए? ये हो गया ना बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अब बस लिमिट्स चेंज करना मत भूलिएगा। अगर x की वैल्यू 1/3 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 1/9 हो गया, ये 9 - 1 यानी 8 हो गया। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/1 तो 1 - 1 0, तो ये लिमिट्स हो गई हमारी 8 to 0। ध्यान रखिएगा ये 1/3 की जगह 8 और 0 है। अब देखिए एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस को लिमिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और इस -1/2 की जगह 1/2 बाहर निकालिए और लिमिट्स को कर दीजिए 0 to 8। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है माइनस साइन की वजह से। ठीक है जी, तो ये t⁻1/3। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी ये माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा बाद में, नो वरीज। ठीक है जी, अब ये हाफ हो गया, बस इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, t⁻4/3 हो जाएगी, 1/3 + 1 हो गया ना, डिवाइड बाय 4/3। बस इसमें आप 0 to 8 लिमिट्स पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। तो 1/2 और ये 4/3 को बाहर लाइए, ये हो गया 3/4, और t में 8 पुट करना है। 8 का मतलब हो गया 2³ 2³ क्यों करा, बिकॉज 4/3 पावर है, 4/3 इसकी पावर इसको कैंसिल कर देगी, और माइनस 0 पुट करेंगे t की जगह तो 0 ही हो गया। तो ये कितना हो गया 2/4 यानी 16। तो ये हो गया जी 1/2 × 3/4 × 16। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8 2 एंड 3 2 6। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए सीधे से क्वेश्चन में एक गलती हो सकती है, आप fx इसको पढ़ के और सीधा देखेंगे कि fx क्या है, मैच नहीं करेगा, बिकॉज आपको fx नहीं f'(x) निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इंटीग्रेशन यानी fx निकालनी होगी इसका, तो 0 to x t sin t। अब आप देखिए इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे बाई पार्ट्स लगाना होगा। आइलेट रूल से अगर देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन में और एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होता है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लेते हैं। और बाई पार्ट्स रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin t सेकंड फंक्शन बिकम्स माइनस cos t। ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, sin t की इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos t हो गई dt। अब मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, अभी लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें लिमिट्स तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन की जरूरत तो नहीं है एमसीक्यू में, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर -t cos t हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस cos t है, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos t की इंटीग्रेशन होती है sin t। तो बस अब हमें इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स पुट करनी है हमें 0 to x। तो ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं, x तो कितना हो जाएगा, -x cos x हो गया प्लस sin x हो गया, और 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 × cos 0 0 हो गया, sin 0 भी 0, तो ये पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये हमारा fx है, हमें पूछा गया है f'(x), तो इसका मतलब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। x cos x में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, प्लस माइनस का तो ध्यान रखना है आपने, और करना ही क्या है। ठीक है, cos x एज इट इज रहा, और x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, और sin x की डिफरेंशिएशन हो गई cos x। तो बस अब आप देख लीजिए कितना आएगा, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x sin x तो ये हो गया, और ये हो गया माइनस cos, और एक हमारे पास है प्लस cos, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा x sin x, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा होता, लिमिट्स नहीं होती, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, तो फिर 1 मार्क का ना बनता। फिलहाल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल प्रॉपर्टी -a to a fx dx इक्वल्स टू 0 होता है कब, जब f ऑफ -x माइनस fx के इक्वल होता है, यानी fx अगर एक ऑड फंक्शन होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें x³ एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस ऑफ x होल क्यूब इक्वल्स टू -x³ होता है, इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। उसी तरह से x cos x की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक ऑड फंक्शन है, -x cos ऑफ -x फाइनली आपको क्या देगा, -x cos x देगा। ये -x तो एज इट इज रहेगा, cos ऑफ -x cos x हो जाता है, तो ये भी एक ऑड फंक्शन हुआ। और अगर मैं tan x होल पावर 5 की बात करता हूं तो ये भी एक ऑड फंक्शन ही तो हुआ, tan ऑफ x और tan ऑफ -x, माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब ये भी एक ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन
तीनों का आंसर तो जीरो रहने वाला है जब हम इनके ऊपर अलग अलग लिमिट्स लगाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बचेगा क्या, सिर्फ ये एक कांस्टेंट फंक्शन वन, क्योंकि इसमें तो ऑड इवन नहीं लगेगा ना, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू अगर हम इंटीग्रेट करते हैं वन को, तो वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स। बस अब मुझे इसमें लिमिट लगा देनी है। दिस इज सच अ सिंपल क्वेश्चन ना। पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाय टू, तो ये मुझे देगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू यानी पाई। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। जीरो टू ए वाले इंटीग्रल्स देखते ही मुझे ये वाली प्रॉपर्टी की याद आती है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर मैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो रहा कॉमन तरीका। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिए, पहले वो तरीका करते हैं जो जनरली सबके दिमाग में आता है, दैट इज जीरो टू ए प्रॉपर्टी लगाता हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसको आई मान करके जहां जहां एक्स है वहां वहां पर हमें ए माइनस एक्स यानी पाई बाय टू माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा log ऑफ 4 + 3 साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। आप समझ रहे हैं, जहां पर एक्स है वहां पर हमने a माइनस एक्स रख दिया। तो इससे देखिए क्या फायदा होगा हमें। इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा ये बन जाएगा 4 + 3 cos x, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 4 + 3 sin x। तो अब आप देखिए ये जो हमारे पास आ गया है इंटीग्रल रिड्यूस होकर के, वो वैसा ही है जैसा हमें गिवन इंटीग्रल है। बस फर्क इतना है कि ये अगर a है जो कि न्यूमरेटर में है और जो b नीचे है, इसका उल्टा हो गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों आईज को, ये वाला और ये वाला, इनको ऐड करता हूं तो देखिए 2i इक्वल्स टू मुझे मिलता है 0 to π/2 लॉग ऑफ, इसको मान लीजिए a बाय बी है ये, ठीक है, समझने के लिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए। और इसको मान लिया लॉग ऑफ b बाय a, ठीक है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है, कॉमन ले लिया हमने इसमें लिमिट। अब देखिए लॉग ऑफ a बाय b और b बाय a अगर मैं प्लस बीच में देख रहा हूँ तो इनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो ये मुझे क्या दे रहा है, लॉग ऑफ वन। लॉग वन तो जीरो होता है। अब इसका मतलब 2i इक्वल टू जीरो हुआ तो i जीरो के इक्वल आ गया। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये तो रहा वो तरीका जो जनरली सभी लोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी में ऑफ कोर्स यही वाली यूज करने वाला हूँ, लेकिन उसको यूज करने से पहले मैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। यानी मैं इसमें 0 to π/2 जो लॉग ऑफ a बाय b है उसको अलग अलग कर रहा हूँ। यानी लॉग ऑफ a मैं अलग कर रहा हूँ 4 + 3 sin x, ओके, एंड उसी तरह से जो नीचे लॉग ऑफ बी है इसको हमने अलग कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में, ठीक है। ऊपर नीचे अगर होते हैं m बाय n बोल लीजिए या a बाय b, तो log a माइनस log b हम कर सकते हैं। अब आपने यही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, बट इसमें या फिर इसमें किसी एक में करनी है, दोनों में नहीं लगानी है। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा उससे। 0 to π/2 मान लीजिए अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये मुझे देगा साइन π/2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 4 + 3 cos x। समझ में बात, ठीक है। और एक हमारे पास माइनस 0 to π/2 लॉग ऑफ 4 + 3 cos x ऑलरेडी है। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर डायरेक्टली हमारे पास जीरो आ गया। ऑफ कोर्स मेरा ऑप्शन तो सी ही रहने वाला है। तो हुआ ना ये एक स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब हमारी प्रैक्टिस शुरू शुरू में इंटीग्रेशन की उतनी ज्यादा नहीं हुई है, तब मुझे यहाँ से यहाँ तक का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा दिमाग कहाँ चलेगा जी, ex/e⁻⁻x जो है इसको मैं 1/ex लिख, इसके अलावा तो मुझे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं क्या करूंगा इसके अंदर, तो मैंने ये स्टेप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं अगले स्टेप में एलसीएम ले सकता हूँ, ये नेक्स्ट मूव मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, ये ex जो एलसीएम लिया ऊपर चला गया और ये ex और ex मिलके e2x हो गए। अब यहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया दिखाई दे रहा है, वो ये कि अगर मैं ex को t पुट कर दूं तो बात बनाई जा सकती है। देखिए ex dx इक्वल्स टू dt हो गया, यानी ये पूरा तो हो गया dt और नीचे हो गया ये t² + 1। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि वो 1/a tan इनवर्स x बाय a होती है। a तो यहाँ पर 1 है तो 1/1 तो 1 ही हो गया, और x की जगह t है बाय 1 + c, और t की वैल्यू मैं वापस पुट करता हूँ तो मुझे tan इनवर्स ex + c आंसर मिल जाता है, जो कि मेरे ऑप्शन ए को करेक्ट कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तो एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है। 2025 में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया है। ओके, ध्यान दीजिए, अगर आप शुरू से मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटीग्रेशन के, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। देखिए cos 2x की जगह पर अगर मैं न्यूमरेटर में cos² x माइनस sin² x लिखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं,
ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें आप cos x प्लस साइन एक्स लिखेंगे एक, और एक लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए, एक जो साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर है, इसमें से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और वो होते ही हमारा क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान हो गया। ये अब आपके पास साइन एक्स प्लस cos x एक फंक्शन मान लीजिए, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है cos x माइनस साइन एक्स। इसका मतलब अगर मैं साइन एक्स प्लस cos x यानी डिनोमिनेटर को t पुट कर दूं, तो इसका डेरिवेटिव हुआ cos x और इसका हुआ माइनस साइन x। हो गया क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान हो गया। दिस रिड्यूसेस टू dt अपॉन t, जिसमें इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ mod t प्लस c, यानी t की वैल्यू वापस पुट करते हैं तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा और सबसे एंड में दे रखा है। एनीवेज देखिए, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल दे रखा है, तो इस i की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हमने i मान लिया। तो देखिए, a टू b x एफ एक्स डी एक्स में अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो x की जगह मैं लिखूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, और इधर भी x की जगह लिखूंगा a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर है, बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने इसके अंदर। अब देखिए, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हमें एफ एक्स के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूं, और इसको कुछ नहीं किया मैंने, अभी a प्लस बी माइनस एक्स एज इट इज चल रहा है, लिमिट्स भी एज इट इज है। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और x को भी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। कर सकते हैं हम, a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स अलग कर लिया, लिमिट्स इसमें a टू b चली रही हैं, माइनस ये वाला x एफ एक्स हमने अलग कर लिया, a टू b लिमिट्स लगा करके x एफ एक्स। अब आप देख रहे हैं ये जो x एफ एक्स आया है a टू b, ये तो वापस हम i पे ही पहुंच गए हैं, यही तो i है ना हमारा। तो ये माइनस i जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये 2i बन जाएगा, और राइट साइड में जो कांस्टेंट है इसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी तो बाहर आ गया, अंदर रह गया a टू b इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां से मुझे i की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 इधर ले गए और बाकी रह गया a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो डी इज द राइट ऑप्शन। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।